ओके, थैंक यू सर। नमस्ते। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आप सबका स्वागत है। जो आज हमसे नए जुड़े हुए स्कूल्स हैं, उत्तराखंड के बच्चों के साथ साथ कारगिल के बच्चे, लेह के बच्चे, अध्यापक गण, जो भी विशिष्ट व्यक्ति हम हमारे क्लास से आज जुड़े हुए हैं, मैं उन सब का विद्या शक्ति की तरफ से स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हर रोज की तरह ही हम एक सुविचार को देखते हैं और उस सुविचार से आज की कक्षा को हम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, हमारे सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं वे कौन हैं? कितने लोग इनको पहचानते हैं बेटा? सभी जानते हैं, है ना? विश्व कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो उन्होंने हमें बहुत सारी उपलब्धियां अपनी तरफ से दी है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कविताएं, बहुत सारे साहित्य में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनको नोबेल सम्मान से भी पुरस्कृत किया गया है। तो विश्व कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक कथन जो मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो है, जीवन की चुनौतियों से बचने की बजाय उनका निडर होकर सामना करने की हिम्मत मिले, इसकी प्रार्थना करनी चाहिए। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं हमारे जीवन में बहुत सारे सुख और दुख आते हैं, है ना? यानी कि सुख और दुख जो होता है हमारे जीवन के दो पहलू हैं। हम कह सकते हैं एक सिक्के के दो भाग हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। बट बेटा, ये जो हमारा जीवन है ये चुनौतियों से भरा हुआ है, संघर्ष से भरा हुआ है। हर दिन हमारे सामने नई नई चुनौतियां आती है, नए नए चैलेंजेस आते हैं। हमें क्या करना चाहिए जब भी चुनौतियां हमारे सामने आते हैं? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उससे बचकर भागने की बजाय क्या करना चाहिए बेटा? उसका निडर होकर सामना करना चाहिए। किसी भी चुनौती से, किसी भी संघर्ष से आपको नहीं डरना है। कोई भी कठिनाई आपके सामने आए, आप क्या कीजिए? उसको निडर होकर आप उसका सामना कीजिए। और निडरता से कार्य करने के लिए आपको क्या चाहिए बेटा? हिम्मत चाहिए, है ना? करेज चाहिए उसको फाइट करने के लिए। तो हिम्मत हमें कहां से मिलती है? हिम्मत हमें अपने आप से मिलती है। हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, हमें ईश्वर पर विश्वास हो, तो हमें वो हिम्मत अपने आप आ जाती है। तो उस हिम्मत के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर से यह प्रार्थना करना चाहिए कि ईश्वर, जब भी हमारे जीवन में कोई चुनौतियां आए या कोई कठिनाइयां आए या कोई संघर्ष आए, तो हम बजाय उससे बचकर भागने के, हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम उसका सामना कर सके। तो बेटा, इसी शुभ विचार के साथ आज की कक्षा को हम स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास जो है हमारा एक नया चैप्टर है, जो है बल तथा दाब, फोर्स एंड प्रेशर। तो बेटा, हम अपने आसपास बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे वस्तुओं को देखते हैं, है ना? कुछ वस्तुएं गतिमान होती हैं, कुछ वस्तुएं क्या होती हैं? गतिमान नहीं होती, यानी कि कुछ जो है मोशन में रहती है और कुछ जो है रेस्ट पोजीशन में रहती है। तो जब भी हम इन वस्तुओं को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये वस्तुएं जो गति कर रही है वो कैसे गति कर रही है, और एक वस्तु जो है वो जो दूसरी वस्तु है उससे अधिक गतिशील क्यों है, या फिर वो कम गतिशील क्यों है? और जैसे किसी वस्तु द्वारा एकाएक समय में चली गई दूरी की को क्या सूचित करता है? बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आता है ना? तो ये सभी सवालों के जवाब आज के क्लास में हम जानेंगे। तो मैं आपसे बात कर रही थी एक शक्ति की, एक बल की, है ना? तो बेटा, हमारे चारों ओर जैसे मैंने आपको बताया कि कई वस्तुएं जो है वो गति करती हैं। कुछ वस्तुएं जो है वो तेजी से गति करती हैं तथा कुछ वस्तुएं धीमी गति से चलती हैं, या धीमी गति से उनका कार्य चलता है। अब देखो बेटा, आप सड़क ही देखिए, सड़क पर ही आप देख सकते हो कुछ गाड़ियां जो होती है बहुत बहुत धीमे धीमे चलती हैं, और कुछ गाड़ियां कैसे चलती हैं? बहुत ही तेज गति से चलती हैं। अब एक कार है और एक साइकिल है, सोच लीजिए। साइकिल और कार की गतियां कैसी होती है बेटा? अलग अलग होती हैं, है ना? साइकिल और कार की गतियां अलग अलग होती है। अब अगर हमने बहुत ही बचपन से हमने सीखा है कि जो क्या होती है, ये जो कछुए और
जो खरगोश है उसकी कहानी हमने सुनी है ना। तो उसमें क्या है बेटा, वो कैसे गति करते हैं उस कहानी में? जो खरगोश है बहुत तेज गति करता है, जो कछुआ है वो धीरे धीरे गति करता है ना। तो कभी कभी ये अपनी गति की दिशा को भी बदल देते हैं, जैसे कि कई कोई चीज जो होती है वो जा रही है, वो अपनी दिशा बदल सकती है कि नहीं? ओके, अब जैसे कि उदाहरण मैं बताती हूँ। अब तो आपने फुटबॉल गेम देखा होगा, है ना, फुटबॉल देखते हो आप लोग। तो आपने देखा होगा कि जो गोली होता है, जो गोलकीपर होता है, वो एक गतिशील गेंद को कैसे गोल होने से बचाता है। तो मेरे बच्चे मुझे ये बताइए कि जो गोलकीपर होता है वो क्या कार्य करता है उस बॉल के साथ? क्या वो उस गति को बढ़ने देता है या उसकी गति को वहीं पर रोक देता है? क्या करता है वो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो एक गतिशील गेंद को गोली के द्वारा गोल को बचाते हुए वो क्या करता है बेटा? बिल्कुल सही, वो क्या कर रहा है, उस गेंद की यानी कि उस बॉल की गति को वो रोक रहा है ना। ओके, वेरी गुड। अब देखो, हॉकी के खिलाड़ी द्वारा गेंद पर प्रहार करते हुए, हॉकी भी देखा होगा आप सब बच्चों ने, है ना, कई लोगों के फेवरेट गेम्स में से एक होगा। और जो है हॉकी जब खेलते हैं, आपने देखा होगा हॉकी की जो खिलाड़ी होते हैं उनके हाथ में एक हॉकी स्टिक होता है, और जब गेंद आता है तो गेंद को वो उस हॉकी स्टिक द्वारा प्रहार करते हैं। अब मुझे ये बताइए बच्चे कि जब वो हॉकी स्टिक द्वारा उस गेंद पर प्रहार करता है तो वो क्या कर रहा है? क्या वो उस गेंद की गति को रोक रहा है या फिर उस गेंद की जो गति है उसको बढ़ा रहा है? क्या कर रहा है प्रहार करते समय? आप बताइए मुझे। बिल्कुल सही कहा आपने, हॉकी के खिलाड़ी जब खेद गेंद को प्रहार करते हैं यानी कि उसको क्या कर रहे हो, उसकी गति को बढ़ा रहे हैं, है ना। चलिए, अब क्रिकेट का गेम देखिए, उसमें क्या होता है, जो क्षेत्र रक्षक होता है उसके द्वारा गेंद को रोकते हुए वो क्या कर रहा है, वो गेंद को रोकता है ना। जब आता है जब गेंद, तो उसको रोकने का प्रयास करता, तो वहां पर क्या कर रहा है बच्चे, वो उस गति को रोक रहा है ना। तो इन सभी गतिविधियों में अभी हमने देखा कि गेंद की गति को तेज या धीमा किया जा सकता है। हम गेंद की बात कर रहे हैं, तो गेंद की स्थिति जो गति है उसको धीमा कर सकते हैं या फिर उसको तेज किया जा सकता है, अथवा उसकी गति की दिशा को भी बदल सकते हैं। जैसे कि हमने देखा हॉकी में वो जो बॉल को क्या कर रहा है, मार रहा है, प्रहार कर रहा है, तो वो अपनी तरफ से उसकी गति को हटा रहा है ना। तो जब गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं, तो उस पर क्या लगाया जाता है बेटा, बताइए आप लोग। बिल्कुल सही, बल लगाया जाता है ना। बिना बल के तो वो कुछ नहीं करेगा, हिलेगा नहीं अपनी जगह से। तो अगर गेंद को रोकना है तो हमें एक फोर्स की आवश्यकता होती है, एक बल की आवश्यकता होती है, शक्ति से उसको पकड़ना पड़ता है। उसको फेंकना हो तो क्या करते हैं हम लोग, पूरे फोर्स के साथ फेंकते हैं। ठोकर मारना हो या प्रहार करना हो तो क्या करते हैं, उस पर बल लगाते हैं, है ना। तो बच्चे, हम बात कर रहे हैं बल की, फोर्स की बात कर रहे हैं। तो बल क्या है? बल एक ऐसा बाह्य कारक है, ठीक है, बल एक बाह्य कारक है, एक एक्सटर्नल फैक्टर है, जिससे किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था परिवर्तित हो जाती है और उसकी दिशा बदल जाती है। तो बल क्या है बेटा, फोर्स क्या है? एक ऐसा बाह्य कारक है जिससे किसी वस्तु की विराम अवस्था यानी कि जो रेस्टिंग पोजीशन है या उसका जो मोशन है, उसको क्या किया जाता है बेटा, उसकी जो अवस्था है उसको परिवर्तित किया जाता है या उसकी डायरेक्शन को, इसकी दिशा को बदल दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो अभी हम देखते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी से इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। सभी तैयार हो बच्चे? चलिए, हम इसको एक छोटी सी एक्टिविटी से समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई होप सबको मेरा स्क्रीन जो है दिखाई पड़ रहा है। देखो बच्चे, ये देखिए, यहां पर आप क्या देख रहे हो, क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? यहाँ पर एक जो है रूम है, ठीक है, आपका क्लासरूम समझ लीजिए। और यहाँ पर जो है एक टेबल रखा है, ये मैम का टेबल है, आपकी टीचर का टेबल है, ठीक है। और मैम ने क्या किया, एक बच्ची को बुलाया
उन्होंने कहा कि बेटा तुम क्या करो, ये जो टेबल है इसको एक तरफ को धकेल दो। ठीक है, उसको क्या कर दो, उसको धकेल दो। ओके, तो वो बच्ची आई, उसने क्या किया, उसने, वो थोड़ा सा भारी, काफी वेट है उसका टेबल का, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, वो कोशिश कर रही है उसको पुश करने की, धक्का देने की वो कोशिश कर रही है। ठीक है, तो हम बोल देंगे कि क्या है वहां पर, क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है वहां पर, फोर्स लग रहा है, तो उसको पुश करने का प्रयास करिए। तो इस तरफ उसने क्या किया, उसने धकेल दिया है ना। एक और बार देखेंगे आप लोग, चलिए, उसको धकेल दिया, किस तरफ को, इस तरफ उसने पुश कर दिया। ठीक है, अब मैम ने कहा कि ओके बेटा अब तुम ऐसा करो, उसको जो है अपनी तरफ खींच लो। क्या करो, तुम उसको अपनी तरफ खींच लो या पुल करो उसको। ओके, तो उसने क्या किया, उसने धीरे से अपनी तरफ को, मुश्किल से, क्योंकि काफी भारी वो टेबल है ना, तो वो मुश्किल से वो अपनी तरफ से वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर वो खींच रही है। तो बच्चे यहां पर आप मुझे बताइए कि जब इस बच्चे ने उसको पुश किया, है ना, क्या किया, सबसे पहले उसने पुश किया, है ना, ये देखो पुश किया, और जब उस बच्चे ने उस टेबल को क्या किया, अपनी तरफ पुल किया, तो वहां पर क्या लगा, वहां पर फोर्स लगा, उसकी शक्ति लगी, उसका बल लगा, है ना। तो बल क्या है बच्चे, एक पुश या एक पुल है। ठीक है, तो बल जो है वो अपकर्षण या अभिकर्षण है। तो पुल को हम कहते हैं अपकर्षण। ठीक है, पुल को क्या कहा जाता है बेटा, जो खींचना होता है उसको कहा जाता है अपकर्षण। ठीक है, पुल को क्या कहते हैं बेटा, उसको अपकर्षण कहा जाता है। और जो पुश होती है उसको क्या कहते हैं, अपकर्षण और अपिकर्षण, ये दोनों जो है आप समझ लीजिए। अब बेटा क्या है, अब क्या समझेंगे हम लोग, चलिए, अब एक बच्चे ने तो उसको खींच लिया और उसको धकेल दिया या पुल कर दिया। ओके, अब क्या है, अब मैम ने क्या किया, मैम ने जो है एक और बच्चे को बुला लिया। क्या किया, एक और बच्चे को बुला लिया, उसने कहा अब आप क्या करो, दोनों बच्चे मिलकर इसको धकेलो। ठीक है, दोनों बच्चे मिलकर उसको जरा पुश करो या पुल करो। अब बेटा यहाँ पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं, दो फोर्स काम कर रहे हैं, ये फोर्स वन और ये फोर्स टू। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे क्या करने वाले हैं, इसको पुश करेंगे। तो आप देखो, अब देखो पहले के मुकाबले जब आपने कंपेयर करोगे, आप जो पहला बच्चा था जब उसने पुश किया उसको, तो वो बहुत धीरे से आगे बढ़ा, है ना। लेकिन जब दोनों ने मिलकर उसको पुश किया तो वो बहुत आसानी से आगे बढ़ गया। तो वहां पर क्या हो गया बेटा, दो फोर्स वहां पे लग रहे हैं, तो उसका टोटल फोर्स हो गया ना, यानी कि देखो अब फोर्स जो होता है वो न्यूटन में उसको जो है हम लोग उसको बोलते हैं। तो जैसे कि इस बच्चे का 10 न्यूटन है, इस बच्चे का 10 न्यूटन है, तो इन दोनों का फोर्स मिलकर 20 न्यूटन जो है किस पर अप्लाई हो गया, इस टेबल पर अप्लाई हो गया। ठीक है, चलिए, अब मैम ने कहा कि भाई इसको खींचो तुम दोनों मिलकर, है ना, तो बच्चों ने क्या कर दिया, उसको पुल करना शुरू कर दिया, है ना, पुल करेंगे फिर पुश करेंगे तो बहुत ही आसानी से वो क्या होगा, आगे बढ़ेगा या आगे की ओर खींचेगा। तो हम इससे क्या समझे बच्चे, इससे हम ये समझते हैं कि जब भी किसी वस्तु पर कोई फोर्स लगा, यानी कि जब उसको पुल किया जाता है या उसको पुश किया जाता है, तो वहां पर क्या लगता है, वहां पर एक फोर्स लगती है। तो फोर्स को हम क्या कह सकते हैं, फोर्स जो है पुश और अ पुल। ठीक है, पुश और अ पुल। चलिए, और भी बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको पढ़ना है। तो हम बात कर रहे थे अपकर्षण और अपिकर्षण के, है ना। चलिए, अपकर्षण और अभिकर्षण। तो बल जो है वो अपकर्षण है या अभिकर्षण है, एक पुश है और एक या फिर एक पुल होता है। तो देखो बेटा, हम जो अपने जीवन में जो कार्य करते हैं, हम डेली लाइफ में जो कार्य करते हैं, देखिए, उठना, किसी चीज को खोलना, किसी चीज को बंद करना,
ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना, ऐसी क्रियाएं होती है जो प्राय कुछ कार्यों को वर्णन करने में प्रयोग किया जाता है ना बेटा। हम इसको क्या बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं, है ना। कोई का हम ऐसे ही बैठे हुए हैं तो क्या है, हम रेस्टिंग पोजीशन में हैं। हम किसी चीज को उठा रहे हैं तो कुछ एक्शन हम लोग कर रहे हैं। खोल रहे हैं किसी चीज को, किसी बंद दरवाजे को खोल रहे हैं, खिड़की को खोल रहे हैं, फिर किसी चीज को बंद कर रहे हैं हम लोग। देखो, ठोकर मार रहे हैं पत्थर को, आप जाते जाते किसी पत्थर को ठोकर मार दीजिए, या फिर आप बॉल को हिट करते हो, प्रहार करते हो किसी चीज से, किसी चीज को धक्का देते हो, खींचते हो, तो ये सब क्या है बेटा, कुछ एक्शंस वहां पर आप कर रहे हो और कुछ शक्ति आपकी इसमें लग रही है। तो इनमें से प्रत्येक कार्य प्राय वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है वहां पर, किसी वस्तु की गति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास वहां पर हो रहा है। अब जैसे कि हमने देखा मेज को खिसकाना, तो यहां पर इस तरह से, यहां पे देखो एक मेज पर एक रखी पुस्तक है, उसको गतिशील बनाना है। आप क्या करोगे बच्चे, उसको, इस पुस्तक को आपने गतिशील बनाना है। आप सिर्फ देखकर उस पुस्तक को इस जगह से दूसरी जगह पर नहीं हटा सकते, इसको उठा नहीं सकते कि भाई आजा पुस्तक मेरे पास आजा, मैं तुम्हें उठा लेती हूँ, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें देखती हूँ और तुम उठ जाओ, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। आपको उस किताब को गतिशील बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस पुस्तक को या तो अपने हाथों से उठाना पड़ेगा, या उसको धकेलना पड़ेगा, या अपनी तरफ को खींचना पड़ेगा, तभी तो वो पुस्तक गतिशील बनेगी। क्योंकि ये तो नॉन लिविंग थिंग है, ये तो अपने आप नहीं चल सकती, है कि नहीं। ओके, अब देखो फुटबॉल के खिलाड़ी का जो पेनाल्टी किक होता है, देखते हो ना आप सभी फुटबॉल खेलते हो, तो वहां पर क्या होता है बेटा, वो उस फुटबॉल को अपनी पूरी शक्ति के साथ वो क्या कर रहा है, वो ठोकर मार रहा है ना, ठोकर मार रहा है। तो वहां पर क्या कर रहा है वो, उस ठोकर से उस बॉल को वो गतिशील बना रहा है। चलिए फिर क्रिकेट पर आते हैं हम लोग। एक बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद पर प्रहार करना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो बल्लेबाज जो क्या करता है, जो बैट्समैन होता है, वो क्या करता है, क्रिकेट जो बैट होता है उससे वो क्रिकेट गेंद पर प्रहार करता है, तो वहां पर वो अपना फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और लदी हुई बैलगाड़ी को चलाना, खींचना, धक्का देना, इसमें भी क्या लग रहा है, बल लग रहा है या फोर्स लग रहा है ना। उसको खींच रहे हैं आप लोग, अगर उसके गाड़ी के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है तो आप खींच रहे हो, अगर पीछे आप खड़े हो तो उसको धक्का दे रहे हो, है ना। तो क्या हो रहा है वहां पर, ये देखो यहाँ पर बैलें हैं, तो क्या बैलें क्या करेंगे, उसको खींचेंगी। अगर बैलें नहीं है तो आप उसको खींचेंगे। ओके, तो धक्का देना या खींचना, ये सभी क्या है बेटा, फोर्स है। तो किसी वस्तु, यहां पर वस्तु है, वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना, अपकर्षित करना, पुश करना या खींचना, अभिकर्षित करना, पुल करना पड़ता है। तो विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अभिकर्षण या खिंचाव, अपकर्षण को क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति को बल लगाने के कारण ही जो है वस्तु जो है वो क्या हो जाती है, वो गतिशील हो जाती है। इज दिस क्लियर, सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गई है बेटा। ओके, तो हम फोर्स को, बल को क्या लिख सकते हैं यहां पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, बल जो है वो अपकर्षण द्वारा हो सकता है और या फिर अभिकर्षण द्वारा होता है। ओके, तो एक रेस्टिंग पोजीशन में जो चीज है, एक ऑब्जेक्ट है, उसको गतिशील बनाने के लिए हमें एक क्या करना पड़ता है, एक धक्का या फिर एक खिंचाव उसमें देना पड़ता है, ठीक है। अब बच्चे मैं आपको बताती हूं कि बल जो होता है, जो फोर्स होती है, वो क्या होता है बच्चों, बल जो होती है वो कैसे कार्य करती है। बल जो है किसी अन्योन्य क्रिया के कारण होता है, यानी कि फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। जब वहां पर कोई इंटरैक्शन नहीं होता है तो वहां पर क्या नहीं होता,
फोर्स नहीं होता। तो बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। अब ये क्या बात हुई, इसका अर्थ क्या है, यानी कि बल लगाने के लिए किन्हीं भी दो वस्तुओं के मध्य में एक क्रिया का होना आवश्यक है, एक एक्टिविटी का होना आवश्यक होता है। ठीक है, अब ये क्या चीज है इसको समझते हैं। किसी भी प्रकार का बल लगाने के लिए दो या दो से अधिक वस्तुओं में एक दूसरे से क्रिया होना आवश्यक होता है। अब देखो यहां पर एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है, ये देखो यहां पर आप देख सकते हैं बेटा, एक कार है। ठीक है, इस कार में जो है ड्राइविंग सीट पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, लेकिन वो गाड़ी नहीं चला रहा है, उसने गाड़ी को स्टार्ट नहीं किया है। अब पीछे एक व्यक्ति खड़ा है, देख सकते हो आप लोग, और ये जो व्यक्ति है वो कार से थोड़ी दूरी पर खड़ा है। ओके, अब क्या है, ये कार जो है वहीं पर स्थित है, यानी कि वो अपने रेस्टिंग पोजीशन में, वो हिल नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है वहां पर। ओके, अब देखो अगला जो पिक्चर आप देखिए। अब ये गाड़ी तब तक गतिशील नहीं होगी जब तक या तो ये ड्राइवर उस गाड़ी को नहीं चलाएगा, या फिर ये जो पीछे खड़ा व्यक्ति है उस गाड़ी को धक्का मारेगा। ठीक है, तो जब ये गाड़ी के पीछे से इस व्यक्ति ने धक्का मारा या उसको छुआ, तो वहां पर क्या हुआ बेटा, गाड़ी और उस व्यक्ति के बीच में एक इंटरेक्शन है वहां पर, है कि नहीं। उस व्यक्ति और जो कार है उसके बीच में क्या है, अन्योन्य क्रिया चल रही है ना। जब व्यक्ति द्वारा कार पर बल लगाया जाता है तो कार गति अवस्था में आ जाती है, यानी कि वो मूव करने लगती है। एवं यदि कार को निरंतर गति आवश्यकता बनाए रखनी है, देखो एक बार उसने धक्का दे दिया और छोड़ दिया तो क्या होगा, थोड़ा सा मूव करेगा, वो रुक जाएगा। अगर उसको निरंतर गति चाहिए तो क्या करेंगे, तो इसी बल को लगातार उसमें लगाते जाना चाहिए। ठीक है, इस बल को क्या करेंगे बेटा, लगातार कंटिन्यूअसली इस बल को जो है उसके पीछे से इसे धक्का देना पड़ेगा। तो आपने देखा यहां पर इनके बीच में इंट्रैक्शन हुआ है, दो वस्तुओं के बीच में जब इंट्रैक्शन होता है या अन्योन्य क्रिया होती है, तभी वहां पर क्या होता है, बल लगता है और जो चीज है गतिमान होती है। अब दूसरे पिक्चर में देखिए आप, यहां पर आप देख सकते हैं कि दो लड़कियां एक दूसरे के हाथ पकड़कर घूमती हुई दिखाई पड़ रही हैं। इस तरह के गेम आप खेलते हो बच्चे, कितने बच्चे ऐसे खेल खेलते हैं। हम तो जब बचपन में थे इस तरह के खेल बहुत ज्यादा खेलते थे। तो बच्चे क्या करते हैं कि एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और घूमते हैं, मजा आता है इसको करने में। तो इस चित्र में भी आप ऐसे ही देख रहे हो कि दोनों लड़कियां जो है अपना संतुलन देखो, एक ने भी अगर इसका हाथ छोड़ दिया तो वो सीधे गिर पड़ेगी, है ना। तो क्या करेंगे, वे अपना संतुलन बनाए रखने के लिए एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं, क्या कर रहे हैं वहां पर, पुल कर रहे हैं। तो वहां पर क्या हो रहा है बेटा, जो पुल कर रहे हैं तभी भी देखो इन दोनों का क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन है वहां पर, है ना। तो खिंचाव जो है वो बल का कार्य करती है। खिंचाव क्या करती है, वहां पर बल का कार्य कर, उसी बल से वो लोग दोनों अपने संतुलन को बनाए रखे हुए हैं। क्लियर है। चलिए, अब देखो यहां पर एक लड़का है और एक बैल है। बैल क्या कर रही है, वहीं पर रुकी है, वो आ नहीं रही है। लड़का क्या कर रहा है, उसको खींच रहा है। तो जो बैल क्या कर रहा है, वो अपनी तरफ को भी उस लड़के को खींच रहा है। तो यहां पर एक दूसरे को ये दोनों खींच रहे हैं, देखा आपने। यहां पर जब एक दूसरे को वे लोग खींच रहे हैं तो इसमें कौन जीतेगा बच्चों, बताइए। जो अधिक शक्तिमान होगा वही तो जीतेगा, है ना। तो यहां पर भी क्या हो रहा है बच्चे, यहां पर भी बल का कार्य हो रहा है। यहां पर भी क्या हो रहा है, बल का कार्य हो रहा है। तो हमने देखा कि जो बल है वो अन्योन्य क्रिया के कारण होता है। बल कैसे होता है, अन्योन्य क्रिया के कारण होता है। तो वो भी हम लोग लिख ले, अगला पॉइंट। चलिए लिखते हैं, बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। ओके,
अन्योन्य क्रिया के कारण बल जो है वो लगता है। यानी कि इसका मतलब क्या है? फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। जब इंटरेक्शन नहीं होगा वहां पर बल नहीं होगा, और जो है वहां पर कार्य नहीं होने वाला है। ओके। तो बेटा हमने जो आज सीखा है, जरा देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा आज, क्या क्या पढ़ा आज हमने। ओके, देखते हैं। तो बल का प्रभाव क्या है? ओके। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती है तो उनके बीच में क्या होता है? बल लगता है। ओके। तो जब दो वस्तुएं एक साथ एक दूसरे से परस्पर क्रिया जब करते हैं, कार्य जब करते हैं, तो उनके बीच में क्या लगता है? एक बल लगता है। और बल सदैव एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया जाता है। अर्थात बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं का होना आवश्यक होता है ना? सिर्फ एक ही वस्तु हो तो वहां पर क्या नहीं होगा? बल नहीं लगेगा और कार्य नहीं होने वाला। तो बल का प्रभाव जो है परिमाण और दिशा दोनों पर परस्पर निर्भर करते हैं। बल एक सदिश राशि है। बल सदिश बल की दिशा दर्शाता है और इसकी लंबाई बल के परिमाण के समानुपाती होता है। यानी कि जो बल होता है वो क्या होता है? वो गति, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है। तो बल गति की अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। जो रेस्टिंग में हो उसको मूव करा सकता है, जो मूविंग जो ऑब्जेक्ट है उसको रोक सकता है, उसकी गति को रोक सकता है ना? तो बल जो है गति की अवस्था में परिवर्तित कर सकता है। फिर हमने देखा कोई बल किसी गतिशील वस्तु को त्वरित या मंदित कर सकता है कि नहीं? तो अगर बल है वहां पर तो कोई भी वस्तु है तो उसको या तो उसका स्पीड बढ़ा सकते हैं या उसको उसका स्पीड को घटा सकते हैं। तो अभी जो जितने भी एग्जाम्पल्स देखे हमने उन सभी में आपने सीखा होगा कि बल होने से किसी वस्तु को रोका जा सकता है, किसी गतिशील वस्तु को त्वरित किया जा सकता है, यानी कि उसकी स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, या उसकी स्पीड को कम किया जा सकता है। बल किसी गतिशील वस्तु की दिशा भी बदल सकती है। जैसे कि एक बॉल हमारे पास आ रही है, हमने उसको एक ठोकर मारा, किक मारा, वो हमारी दिशा से दूसरी दिशा की ओर चला गया, है ना? तो बल जो है किसी गतिशील वस्तु की दिशा को बदल भी सकता है। तो आई होप जो है आज के क्लास का जो टॉपिक है आप सबको समझ में आया है। किसी को भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ बताइएगा मुझे। आप अगर आज का क्लास क्लियर है तो वो भी मुझे बताइएगा। हम वेट कर रहे हैं आपके फीडबैक्स के। तो जो जो कार्य जो जो हमने अब पढ़ाए हैं, जो जो स्कूल्स हमसे जुड़े हुए हैं, उन सभी के बच्चों को आज का क्लास समझ में आया है तो प्लीज़ बताइए। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, बल तथा दाब, फोर्स एंड प्रेशर। तो आगे आने वाले दिनों में हम लोग बहुत बातें सीखेंगे इसके बारे में, बहुत सारे एक्टिविटीज के द्वारा हम इनको सीखेंगे। इसमें हम लोग और क्या क्या पढ़ेंगे कि बेटा फोर्स जो है, एक और बात है, फोर्स जो है इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना? ये मैं आपको सोचने के लिए छोड़ रही हूँ कि जो फोर्स है वो किसी चीज की शेप को बदल सकती है। आप अगले क्लास में जब आप मुझसे मिलोगे तो आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेकर आइएगा जिसमें कि आप मुझे बताना कि फोर्स के कारण किसी भी वस्तु की जो है शेप जो होती है, जो आकार होती है, वो बदल सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम सीखेंगे इसमें कि जो फोर्स होती है वो बहुत प्रकार के फोर्सेस होते हैं। कई प्रकार के जो है फोर्स या बल होते हैं, वो कौन कौन से हैं, कैसे हैं, ये सभी हम लोग आने वाले क्लासेस में सीखने वाले हैं। तो आई होप आप किसी को भी कोई डाउट नहीं है, क्लियर हो गया है आज का सेशन। तो आज का सेशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं, साइंस का सेशन। अगला सेशन आपका इंग्लिश का होने वाला है। तो जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।